गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मोटिवेशन की लास्ट थियरीज, ठीक है, जिसका नेम है ऑचेज जेड थियरी। मोटिवेशन की जो जेड थियरी है वो बेस है जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। ये थियरी एस्टेब्लिश की विलियम जी ऑची ने, और उन्हीं के नाम पे इस थियरी का नाम दिया गया ऑचेज जेड थियरी, ठीक है। मोटिवेशन की इस थियरी में अल्फ़ाबेट का जो जेड लेटर यूज हुआ है उसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक थियरी में एक्स और वाई दो लेटर यूज हुए थे, ठीक है। उन्हीं के सीरियल को फॉलो करते हुए अल्फ़ाबेट के लास्ट लेटर जेड को ओची ने यूज किया है। तो मोटिवेशन की जेड थियरी को स्टडी करने के लिए, यानी कि इसको समझने के लिए पहले हमें जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज हो। तो इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे जापान का मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी, फीचर्स ऑफ जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम। जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम को क्लैरिफाई करने के लिए जापान में जो मैनेजमेंट प्रोसेस अडेप्ट की गई है उसके फीचर्स को स्टडी करना होगा, ठीक है। वो फीचर्स देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट फंक्शन है। जापानीज कि जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करना होता है। फर्स्ट, इसमें जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है उन पे मोर अटेंशन दी जाती है। सेकंड, सबॉर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि उनकी सजेशन को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जाती है। थर्ड, डिसीजन लेते टाइम जितने भी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स प्रॉपर जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दिया जाता है, यानी कि डिसीजन लेने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाती। नेक्स्ट, जैसे ही डिसीजन फाइनल हो जाता है क्विकली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सेकंड फीचर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो मोर अटेंशन प्रोवाइड की जाती है वो कुछ पॉइंट्स पे प्रोवाइड की जाती है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे इस फीचर में देखो क्या डिफरेंस है इंडिया के अंदर और जापान के अंदर। जापान में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या है? कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को इंक्लूड करते हैं, बट इंडिया में ये इंडिविजुअल है। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर। सेकंड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। जापान की जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो किसके ऊपर बेस है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर बेस है, लेकिन इंडिया के अंदर वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के ऊपर बेस है। हाँ जी। नेक्स्ट है चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन विद कलेक्टिव कंसल्टेशन, यानी कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज करना हो तो वो किस बेसिस पे होता है? पहले कलेक्टिव कंसल्ट करते हैं। कलेक्टिव कंसल्ट का मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके उसके ऊपर ये डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में देखिए मेनली क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रेमुनरेशन, ये सभी इन्वॉल्व किए जाते हैं। जापान की जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें स्टाफिंग में क्या क्या फीचर होते हैं। तो फर्स्ट, जो रिक्रूटमेंट है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज के थ्रू की जाती है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाते हैं वो कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं? इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज, वो भी कैसे? टेक्निकल, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है मेकिंग प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द होल लाइफ। एम्प्लॉय के लिए होल लाइफ एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन होता है। हाँ जी। नेक्स्ट है इसमें जो प्रमोशन की प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि जो प्रमोशन है वो वन फैक्टर पे डिपेंड ना हो कि मैनी फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल देखते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेनिंग कंसिडर होती है। हाँ जी। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। अब इसके फीचर्स देखिए क्या क्या हैं। फर्स्ट, इसमें जो लीडर है वो एक हेल्पर का रोल प्ले करता है। हाँ जी। नेक्स्ट है इसमें जो लीडर है वो क्वारल यानी कि डिस्प्यूट को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट करता है। इसके साथ साथ वो गुड रिलेशन या फ्रेंडली रिलेशन को स्ट्रेस
देता है। नेक्स्ट है, इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जाती है। लास्ट फीचर है कंट्रोलिंग। तो जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम में कंट्रोलिंग के नेचर देखिए क्या क्या है। हाँ जी, फर्स्ट है मोर इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी, क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है क्लोज कंट्रोल, क्लोज कंट्रोल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल फैक्टर हैं उन पे 100% कंट्रोल रखते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव कंट्रोल इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल, यानी कि पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट या फिर एक एम्प्लॉय को कंट्रोल करने की बजाय उस कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी वर्किंग मेंबर हैं, उन सभी के ऊपर कंट्रोल रखा है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ जेड एज थियरी, जिसमें फर्स्ट फीचर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ओची की जेड थियरी या मोटिवेशन की जेड थियरी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। उनका मानना है कि इन्वॉल्वमेंट से जस्टिफिकेशन यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है एम्प्लॉयज़ की। इससे वो अपनी 100% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, यानी कि वो अपने वर्क के प्रति 100% डेडिकेशन होते हैं। बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें एम्प्लॉयज़ को 100% इंक्लूड किया जाएगा या इन्वॉल्व किया जाएगा। ये डिपेंड करेगा डिसीजन की इम्पोर्टेंस पे। अगर डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सजेशन नहीं ली जाएगी, मीन्स उनको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और अगर मैनेजमेंट को लगता है कि इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो एम्प्लॉय हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए तो वो उनको इन्वॉल्व करते हैं। बट जो फाइनल डिसीजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है, बस उनकी सजेशन लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जितने भी वर्किंग पीपल हैं, उन सभी के बिटवीन रिलेशन एस्टेब्लिश करना। जो ये रिलेशन है ये 2 टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम है वो किसके ऊपर मोर अटेंशन प्रोवाइड करता है? इनफॉर्मल रिलेशन के ऊपर। उनका मानना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में या पर्टिकुलर कंपनी में इनफॉर्मल रिलेशन की बजाय फॉर्मल रिलेशन की बजाय अगर इनफॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे तो इससे जो एम्प्लॉई हैं वो एज ए टीम काम करेंगे, यानी कि उनमें टीम स्पिरिट होगा। अब टीम स्पिरिट होगा तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे तो इससे उनमें कोऑर्डिनेशन की भावना क्रिएट होगी। और जो कोऑर्डिनेशन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का सीक्रेट है। ओची ने इस फीचर को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, एग्जाम्पल में उन्होंने लिया है बास्केटबॉल की टीम। बास्केटबॉल टीम में जो प्लेयर होते हैं उनमें इनफॉर्मल रिलेशन होता है, यानी कि वो सभी एज ए टीम काम करते हैं। उनमें टीम स्पिरिट होता है और टीम स्पिरिट होने की वजह से ही क्या होता है, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ पाते हैं। सेम यही किस में होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में होता है, यानी कि वहाँ पर भी जो रिलेशन है या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? इनफॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर इनफॉर्मल होगा तो इससे एम्प्लॉयज़ के बिटवीन में टीम स्ट्रिप क्रिएट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट। मोटिवेशन की जो जेड थियरी है वो वेरियस पार्टीज लाइक एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर्स, वर्किंग ग्रुप्स, मैनेजर्स, गवर्नमेंट, इन सभी के बिटवीन में, ठीक है, कॉन्फिडेंस परजेंस पे फोकस करती है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग इन सभी में क्या होना चाहिए? एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस, हमें ये भी पता है जो कॉन्फिडेंस है वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट फीचर है।
अब इम्पोर्टेंट फीचर क्यों है? क्योंकि इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है और जो डिस्प्यूट हैं वो रिड्यूस होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फीचर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन की जेड थियरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशन एस्टेब्लिश होने से ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आती है। अब स्ट्रॉन्ग रिलेशन एस्टेब्लिश करने के मेथड कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट मेथड है टू गिव एम्प्लॉयमेंट फॉर द होल लाइफ। जो जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन है वो होल लाइफ के लिए होता है। अब होल लाइफ के लिए है, यानी कि एक तरीके से जो एम्प्लॉय है उनकी जॉब सिक्योर हो गई, तो इससे गुड रिलेशन तो एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो शेयर होल्डर्स हैं वो लेस प्रॉफिट इवन लॉस के लिए भी रेडी रहते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो रहती है। अभी हमने स्टडी किया था, क्योंकि जो प्रमोशन है वो वन फैक्टर पे बेस ना होके मैनी फैक्टर्स के ऊपर बेस होता है। नेक्स्ट है टू अलाउ द चेंज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑन हॉरिजेंटल लेवल, यानी कि इसमें जो एम्प्लॉयज हैं उनको हॉरिजेंटल लेवल पे क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। इससे क्या होगा, वो डिफरेंट वर्क्स करने में परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी। नेक्स्ट है टू फ्रेम अ डेफिनेट पॉलिसी अबाउट द फ्यूचर ऑफ द यानी कि एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए एक पॉलिसी, डेफिनेट पॉलिसी का प्रोविजन होता है इसमें। नेक्स्ट फीचर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल। मोटिवेशन की जेड थियरी में जो लीडर है वो एक कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करता है। यानी कि जो लीडर है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, लेस सेल्फिश एंड मोर कोऑपरेटिव, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ही वर्क करता है और खुद की सेल्फिश को लेस रखता है। हाँ जी। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ जेड थियरी। मोटिवेशन की जो जेड थियरी है उसके कुछ क्रिटिसिज्म बताए गए हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है लेक ऑफ रिक्वायर इफ़िशियंसी फॉर पार्टिसिपेशन। मोटिवेशन की जो जेड थियरी है जो जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बेस है, तो उस जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जेड थियरी है वो क्या मान के चलती है कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में जो एम्प्लॉय हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। बट इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं रियल में उनमें जो इफ़िशियंसी का लेवल है वो काफ़ी लो है। अब इफ़िशियंसी का लेवल लो होने की वजह से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना कोई सजेशन ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेक ऑफ रेसिप्रोकल लॉयल्टी। दूसरा रीज़न है जनरली इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें लॉयल्टी की भी कमी है, यानी कि वो लॉयल भी नहीं है। जैसे ही उन्हें अनदर कंपनी से मोर देन सैलरी की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें वो वर्क कर रहे हैं उसको छोड़कर उस अनदर कंपनी में जॉब करने के लिए चले जाते हैं, यानी कि रॉयल नहीं हुए ना, सॉरी। हाँ जी। इंडिया की कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, इन सभी को लेके उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ये डिफ्रेंसिएशन एम्प्लॉयज़ में ग्रुप फीलिंग को डेवलप नहीं होने देती। तो इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ग्रुप फीलिंग की भी कमी पाई जाती है। हाँ जी। लेक ऑफ टॉलरेंस इन इन्वेस्टर्स। मोटिवेशन की जो जेड थियरी है वो किसके ऊपर बेस है कि जो इन्वेस्टर है वो ऑलवेज लेस प्रॉफिट इवन लॉस के लिए भी क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। बट रियल में ऐसा नहीं है। जो इन्वेस्टर हैं वो टाइम टू टाइम कंपनी को चेंज करते रहते हैं, यानी कि जिस कंपनी से उन्हें ये लगता है कि वहाँ उस अनदर कंपनी में डिविडेंड रेट ज़्यादा है तो वो उस अनदर कंपनी में ही इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उनमें टॉलरेंस की भी लेक होती है। नेक्स्ट है
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। जो जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या मान के चलता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो सकती है जिसमें इनफॉर्मल रिलेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्योंकि क्या उनका क्या मानना है, उनकी थिंकिंग है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल रिलेशन से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनमें टीम स्पिरिट क्रिएट होता है जिससे वो सभी मिलकर काम करते हैं, उनके जो डिस्प्यूट हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं। बट जो इंडियाज़ मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या एज्यूम करके चलता है कि ये तो ठीक है कि हाँ भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट उनका मानना है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। विदाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली रन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है और कौन किसका ये बॉस है, तो ऐसे में कोई वर्क तो टाइम पे होगा ही नहीं और ना ही किसी पर्सन की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रिड्यूस स्पेशलाइजेशन। मोटिवेशन की जो जेड थियरी है वो क्या एक्सेप्ट करके चलती है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट डेवलपमेंट, डिफरेंट फील्ड में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होनी चाहिए, यानी कि सेम लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की पोस्ट पे उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे उन्हें डिफरेंट वर्क की नॉलेज होगी। बट इंडिया के अंदर जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनका क्या मानना है कि अगर हॉरिजेंटल लेवल पे चेंजिंग होगा एम्प्लॉय का, अगर बार बार ऐसा चेंजिंग होता है तो इससे उनमें स्पेशलाइजेशन की कमी आएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्क में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, उनका जो वर्क है या उनकी जो जॉब है वो बार बार चेंज हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट है जेड थियरी, अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन इंडिया। अगर हम करंट में देखें तो जो इंडिया है वो जापान के साथ मिलकर बहुत सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तो ऐसे में जापान का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इंडिया में अडेप्ट करना चाहिए। और कुछ कंपनी है भी जो जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम को अडेप्ट कर रही हैं, जिसमें से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, मारुति उद्योग लिमिटेड का। इसने जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया हुआ है। जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ऑल लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक ही कैंटीन है, सभी के लिए सेम ड्रेस कोड है और जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी सभी के लिए सेम रखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंडिया के अंदर डेवलपिंग स्टेज में है, अभी वो डेवलप कैटेगरी में नहीं आया है। अब इसका फ्यूचर क्या होगा ये टाइम पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारा जो मोटिवेशन की थियरीज़ हम जो कर रहे थे, मॉडर्न थियरीज़, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट आज।